नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. So from today onwards we are going to start the new book of your Hindu law, that is what the Hindu Adoption and Maintenance Act. This is what Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, and this act is important for your prelims बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। तो जो इंपॉर्टेंस आपकी हिंदू मैरिज एक्ट की है वही इंपॉर्टेंस हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की भी है। एंड कई बार बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर मेंस में, स्पेशली इन हरियाणा में वो काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको इसकी बेयर एक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मेरी पूरी कोशिश यही होगी आपको कि एक एक लीगल पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जहां जहां प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा आई विल लेट यू नो, और जहां जहां से प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के क्वेश्चन जरूरी होंगे आई विल लेट यू नो दैट ऑल्सो। सो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए हम लोग क्लास करने वाले हैं। तो प्लीज गो टू द बोर्ड एंड दिस इज व्हाट the Hindu Adoption and Maintenance Act. This is not only adoption act, only adoption act नहीं है, ये adoption and maintenance act है। यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि जब आप इसकी स्कीम देखेंगे, when you will see the scheme of this, then you will see there is a chapter second of this in this Bear Act with regard to adoption, and chapter third is with regard to the maintenance. So this act is dealing two aspects विच आर एडॉप्शन एज वेल एज मेंटेनेंस। तो आप इसका नाम याद रखेंगे अच्छे तरीके से, एंड विच इज व्हाट हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है। ये ध्यान रखना, हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 था, हेयर इट इज 1956। डोंट फॉरगेट इट बिकॉज यू मे गेट कंफ्यूज इन योर एग्जाम। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको अलग से गोल कर लेना, ये वाली बात हुई। और डेट ऑफ कमेंसमेंट है इसकी 21 दिसंबर 1956, 21 दिसंबर 1956 डेट ऑफ कमेंसमेंट इसकी है। ये यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो दिस इज व्हाट एक्ट नंबर 78 ऑफ 1956। अगेन ये फैक्चुअल इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग प्रीलिम्स के लिए अलग से याद कर लेंगे। यहां पर कुछ भी समझाने वाला है नहीं। It received the assent of the president on 21 दिसंबर 1956। राष्ट्रपति की जो अनुमति मिली थी 21 दिसंबर को ही मिली थी 1956 को। यहां से भी ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, वही सेम है। अब आ जाइए प्रीएम्बल पर, यहां से बात शुरू होती है। दिस इज द प्रीएम्बल। तो जो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, जहां जहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनते थे, वो मैंने आपको बता दिए। नाउ प्लीज कम टू द प्रीएम्बल। अगेन दिस प्रीएम्बल इज इंपॉर्टेंट for your prelims exam, not important for your mains, but it is important for your prelims. So please read it. This is preamble. An act to amend and codify, दो शब्द हैं यहाँ पर, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। amend and codify the law relating to adoptions and maintenance among Hindus। ये जो लॉ है, what is this Hindu Adoption Act? What is the purpose? What is the purpose of the present act? The purpose of the present act is to what? Amend the existing law. हिंदूज में एडॉप्शन से रिलेटेड जो लॉ है, मतलब उस समय जो प्रिवेलिंग लॉ था, द लॉ इन फोर्स जो थे, whether it was in the form of customs or whether it was any local law, whatever it may be, whatever the Hindu law was applicable with regard to the adoptions. So by this act we are going to amend those laws. नंबर 1 क्या हुआ? अमेंडमेंट। जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको हम अमेंड कर रहे हैं। सेकेंडली वी आर कोडिफाइंग द लॉ। कोडिफाइंग का मतलब है कि हम उसको एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से उसको हम इनेक्ट कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं उसको।
ठीक है, तो ध्यान रखना प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पर आएगा द पर्पज, प्रियम्बल में पर्पज ही बताते हैं हमेशा ना, हम लोग कई बार जिक्र कर चुके हैं इस बारे में। द पर्पज ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इज ऑप्शन ए टू अमेंड, ऑप्शन बी टू कोडिफाई, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए आपको इन शब्दों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अपने बेयर एक्ट में आप लोग गोल कर लीजिए, राउंड कर लीजिए अच्छे तरीके से कि यहां पर किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। दैट इज व्हाट, टू अमेंड एंड कोडिफाई, टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू व्हाट, एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस। किन के इसमें, अमंग हिंदूज के मध्य में, नॉट फॉर एनी अदर रिलीजन, इट इज ओनली फॉर हिंदूज। तो ये हुआ प्रियम्बल से आपको क्वेश्चन यहां से इतना ही मिलेगा बस ये। बी इट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 7th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। तो 7th ईयर था रिपब्लिक का, इतना ध्यान कर लेना। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 1, यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट आपका शुरू हो जाता है। दिस इज सेक्शन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, दिस इज व्हाट द प्रिलिमिनरी एंड सेक्शंस 1 to 4। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। चैप्टर नंबर 1 इज फ्रॉम 1 to 4, तो ध्यान रखना चैप्टर नंबर 1 दिस इज व्हाट द प्रिलिमिनरी पार्ट एंड इट इज फ्रॉम सेक्शन 1 to 4। फैक्चुअल चीजें हैं, ऐसे पढ़ना आना चाहिए आपको इस तरीके से भी। सेक्शन नंबर 1 दिस इज व्हाट, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। दिस इज सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। द एक्ट मे बी कॉल्ड व्हाट, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है, क्वेश्चन आता है आपको एक्ट के नाम से। दे कैन गिव यू द ऑप्शंस लाइक दिस, ए हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1955, बी हिंदू एग्जैक्टली नेम होगा 1956। तो दे मे ट्राई टू कंफ्यूज यू बट डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज 56। अगेन नेक्स्ट, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द इंडिया, it extends to the whole of India except the state of Jammu Kashmir is now stands omitted, you know it very well। तो पूरे के पूरे भारत पर ये लागू होता है। सेक्शन नंबर 1 भी हो गया, बहुत छोटी सी बातें थी। तो प्रियम्बल और सेक्शन 1 से यू कैन सी द क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स, जो मैंने आपको सारे कवर करा दिए। अब इसमें आप देखना सेक्शन 2 में जो है, जो एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट है, इसमें काफी कुछ सिमिलैरिटी है आपकी हिंदू मैरिज एक्ट से। तो एक बार तो मेरा मन हुआ था कि मैं इसको स्किप कर दूं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो शुरुआत ही यहां से करेंगे, तो फिर मैं उसको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे किसी ने हिंदू मैरिज एक्ट भी नहीं पढ़ा हो। तो हम लोग करेंगे शुरू सेक्शन 2। तो हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि उनका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम पैटर्न ऑफ ड्राफ्टिंग। जिस तरीके से सेक्शन 2 वहां पे ड्राफ्टेड है हिंदू मैरिज एक्ट में, वैसे ही लगभग सेम है ये भी वैसे। दिस इज व्हाट द सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे आप, सेक्शन 2 इज डीलिंग विद व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, एंड सेक्शन 1 में था एक्सटेंड था। डोंट फॉरगेट दिस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक्सटेंड का मतलब है यहां पर ज्योग्राफिकल या टेरिटोरियल एक्सटेंट से है ना। यहां पर जो है एक्सटेंट है, यहां पर ये टेरिटोरियल एक्सटेंट से है, यहां पर कि उसका ज्योग्राफिकल जो एनफोर्समेंट है इस एक्ट का, वो कहां कहां पर होगा, थ्रू आउट द इंडिया होगा। एंड ये सेक्शन 2 में जो बात की गई है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट का मतलब है कि अपॉन हुम दिस एक्ट शैल अप्लाई, किन किन पर ये एक्ट अप्लाई करेगा। तो ये जो एक्ट है आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक्ट है। जिंदगी से खैर जुड़े सभी एक्ट होते हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये आती है कई बार कि एक बच्चे का अडॉप्शन कर लिया आपने, ठीक है, एक पेरेंट्स ने, एक कपल ने एक बच्चे का अडॉप्शन किया और फिर वही बच्चा बड़ा होकर के उनको मारने पीटने लगा, तो क्या वो उसका अडॉप्शन कैंसिल कर सकते हैं? क्या कोई विडो अडॉप्ट कर सकती है? क्या कोई अनमैरिड फीमेल अडॉप्ट कर सकती है? क्या कोई हस्बैंड बिना कंसेंट के कर सकता है? क्या कोई वाइफ बिना कंसेंट के अडॉप्शन कर सकती है? अडॉप्शन हो गया तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? प्रॉपर्टी में शेयर का डिवीजन किस तरीके से होगा? व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अडॉप्शन? तो बहुत सारे
इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इस एक्ट में आएंगे आपके सामने, तो उनको ध्यान रखते हुए मतलब अपना इंटरेस्ट बना के रखना। इसमें एप्लीकेशन की बात कर रहा था मैं। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि किन किन व्यक्तियों पर, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन पर ये एक्ट अप्लाई होगा। और वहां पर एक्सटेंट का मतलब था कि ज्योग्राफिकल या टेरिटोरियल एक्सटेंट इस लॉ का क्या होगा। तो वो हमने देखा था, टेरिटोरियल कितना था, थ्रू आउट द इंडिया था। और यहाँ पर एप्लीकेशन में हम देखते हैं दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन। किस पर अप्लाई होता है? दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन who is a Hindu by religion, who is a Hindu by religion in any of its forms or developments, including Virashava, Lingayat, or a follower of Brahmo Samaj, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। अब इसको मैं समझा देता हूं। दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन, इसी को समझते हैं। दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन, ये अधिनियम हर उस व्यक्ति पर लागू होगा। दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन, कौन सा एनी पर्सन? हु इज ए हिंदू बाय रिलीजन, जो धर्म से हिंदू है। इट मीन्स वॉट? इफ यू आर ए हिंदू देन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट विल बी एप्लीकेबल अपॉन यू। फाइन। तो यू विल हैव टू सी इफ यू आर ए हिंदू देन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के जो प्रोविजन है वो आप पर लागू हो जाएंगे। समटाइम्स यू हैव सीन कि विद इन हिंदूज देयर आर सो मेनी सेक्ट्स। कोई वैष्णव संप्रदाय है, कोई शैव संप्रदाय है, कोई लिंगायत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हिंदूज में है, हिंदूज में जैसे कुछ लोग हैं जो आर्य समाजी हैं, उनसे मिलेंगे सर आप क्या हैं? जी हम तो निरंकारी हैं। अच्छा अच्छा, आप क्या हैं? हम आर्य समाजी हैं। हम तो शिव भक्त हैं, हम नागा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो यू नो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स विद इन द हिंदूज। तो दिस लॉ अप्लाइज ऑन एवरीवन इररेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर सेक्ट यू आर फॉलोइंग। आप निरंकारी को फॉलो कर रहे हो, निरंकारी बाबा फॉलो कर रहे हो, आप राम रहीम, आसा राम, भला राम, बुरा राम, जिसके भी फॉलोवर हो आप, इट डजंट मैटर। इफ यू आर हिंदू, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट विल बी एप्लीकेबल अपॉन यू। द पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस ओनली। क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे आएगा? यहां से आएगा कि जो यहां पर ये टर्म्स दी गई हैं, वीराशैवा, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज, क्या इन पर भी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अप्लाई होता है? आंसर इज यस। तो डोंट फॉरगेट ऑल दीज नेम्स। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। टू एनी पर्सन हु इज ए बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन। कौन कौन सा? टू बुद्धिस्ट नंबर 1, नंबर 2 जैना, नंबर 3 सिख बाय रिलीजन। 3 रिलीजन आ गए हैं। तो एक तो हुआ हिंदू था इधर। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, हालांकि हम लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा ही था इसको, कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन इवन ऑन द बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स। और तो अगर आप जैन हैं तो आप ये नहीं कह सकते साहब हम हिंदू नहीं हैं। आपका यहां धर्म अलग हो गया, आप हिंदू नहीं हैं, मानते हैं, आप प्राउडली जैना हैं, आप प्राउडली सिख हैं, प्राउडली बुद्धिस्ट हैं आप। बट हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट विल बी एप्लीकेबल अपॉन यू। और अगेन यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन मेन से भी इस तरीके से कहते हैं कि हिंदू लॉ जो है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है या हिंदू एडॉप्शन एक्ट है, इट इज नॉट एप्लीकेबल ओनली ऑन द हिंदूज, दो इट इज, इसका नाम क्या है? हिंदू लॉ है ना, हिंदू एडॉप्शन एक्ट। बट इट्स एप्लीकेशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द हिंदूज। इस अधिनियम की जो एप्लीकेबिलिटी है वो केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, वो उन व्यक्तियों पर भी होगा कि जो व्यक्ति बुद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, या जो सिख धर्म का पालन करते हैं, या फिर जो जैन धर्म का पालन करते हैं, उन पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। बुद्धिस्ट पर होगा, जैन पर होगा, सिख पर होगा। तो आपसे क्वेश्चन फिल्म से पूछते हैं वो आउट ऑफ फॉलोइंग एक लिस्ट दे देंगे ऑप्शन A, B करके, कि निम्नलिखित में से किस किस पर
हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो उनको मत भूलिएगा। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, लिंगायत, वीरशैव, वो हो गए 5 नेम्स वहां पर आ गए। और यहाँ पर नहीं भूलेंगे आप बुद्धिस्ट, जैन और सिख धर्म को नहीं भूलेंगे। तो हिंदूज, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, इन सब पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। कर लेंगे आप लोग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। टू एनी अदर पर्सन हु इज नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा था, बुद्धिस्ट देख लिया था, है ना, बुद्धिस्ट, जैन, सिख और हिंदू तो है ही है। इन 4 पर तो लागू था ही था, एप्लीकेबल था ही था। अब नाउ ये कह रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो इन धर्मों से, जो मैं आपको ग्रीन कलर में एनसर्कल कर रहा हूं, अगर वो नहीं है ये, तो उस पर भी लागू होगा। टू एनी पर्सन, टू एनी अदर पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू। सपोज कीजिए क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति है ए, द पर्सन नेम्ड इज ए। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट विल बी एप्लीकेबल अपॉन ए और नॉट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ए पर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो अब इसमें क्या बात है, इजी सी बात है। जैसे हम केमिस्ट्री में टेस्ट करते हैं, ये मिला के देखो तो ये निकलेगा, तो ये सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, ऐसे ही हम टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ भैया तू हिंदू है? नहीं जी हिंदू नहीं हूं मैं। चल ठीक है, हिंदू नहीं हो, कोई बात नहीं। सिख होगा कि नहीं बाबूजी? सिख भी नहीं हूं। अरे जैन, जैन धर्म भी नहीं है मेरा। बुद्धिस्ट हूं? बुद्धिस्ट भी नहीं हूं। तो सब डायरेक्ट एप्लीकेशन तो खत्म हो गई। अब हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट डायरेक्टली इस पर अप्लाई नहीं होगा। चलिए और कोशिश करते हैं। अब नहीं पर करते हैं कि तुम पर नहीं होगा तो ओके तुम मुस्लिम हो क्या? ये मुस्लिम भी नहीं हूं। अच्छा क्रिश्चियन हो गए, वो भी नहीं हूं, पारसी भी नहीं हूं, ज्यू भी नहीं हूं। अब इन 4 कैटेगरी से बाहर हो गए अभी। तो अगर आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू भी नहीं हैं, और भले ही बुद्धिस्ट, जैन, सिख और हिंदू भी नहीं है आप, तो तब भी आप पर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट लागू होगा। इट मीन्स यू कैन से कि इफ यू आर नॉट मुस्लिम, इफ यू डू नॉट बिलोंग टू दी 4 गिवन रिलीजन्स, जो कि आपके सामने येलो कलर में स्क्रीन पर हैं, पारसी, ज्यू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, अगर आप इनमें से किसी पर नहीं, किसी रिलीजन को बिलोंग नहीं करते हैं, देन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट विल बी एप्लीकेबल अपॉन यू। और यही रूल हमने देखा था हिंदू मैरिज एक्ट में भी। तो जिन लोगों ने वहां रट रखा है वो सेम लाइन पर रट लेंगे, सेम ही चीज है यहाँ पर भी है। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई या नहीं आई, यहां तक आई नहीं आई, कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है, तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अप्लाई होगा उस पर। तो अब ये व्यक्ति क्या करे, ये कहे कि मुझ पे लागू नहीं होता है, तो इसे कुछ प्रूव करना पड़ेगा। फिर अगर ये कहता है कि डिस्पाइट द फैक्ट आई डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द 4 मेजर रिलीजन्स, मुस्लिम्स, दिस इज व्हाट, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू, इनको बिलोंग नहीं करता हूं, उसके बावजूद डिस्पाइट दैट हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल अपॉन मी, देन ही विल हैव टू प्रूव, एंड दिस इज वेरी टेक्निकल। See this, what is this? This is what? Unless it is proved that, जब तक ये साबित ना हो जाए that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or uses as part of that law, if this act had not been passed, मैंने आपके लिए पढ़ दिया, अब समझ लीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे समझ लीजिए। एंड नाउ आई एम सेइंग टू मिस अंजू अरोड़ा, है ना, कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट विल बी एप्लीकेबल अपॉन यू। मैडम अंजू, आप पर हिंदू एडॉप्शन एक्ट एप्लीकेबल होगा। अंजू कहती कैसे होगा सर, मैं हिंदू ही नहीं हूं। मैं हिंदू क्या, मैं हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन कुछ नहीं हूं। मैं इन 4 रिलीजन से मेरा कोई दूर का वास्ता नहीं है। ठीक है, हिंदू लॉ अप्लाई नहीं कर रहे आप पर।
तो क्या आप मुस्लिम हैं? तो मैं मुस्लिम भी नहीं हूं, ज्यू भी नहीं हूं, पारसी भी नहीं हूं, क्रिश्चियन भी नहीं हूं। तो मैडम यहां फंस गई आप। तो अगर आप इनमें से नहीं हैं, इन चारों धर्मों में से नहीं है, किन में से? ये जो स्क्रीन पर है आपके साथ येलो कलर में। So ma'am, if you do not belong to any of these four given religions, then we will apply Hindu adoption maintenance upon you. Excuse me, sir. Despite that fact कि I do not belong to these four given religions, इन चार धर्मों को मैं बिलोंग नहीं करती हूं, उसके बावजूद भी you cannot apply these provisions upon me. Why? Because of this provision. तो अंजू मैडम मुझे अब समझाएंगी ये प्रोविजन का मतलब क्या है। कि देखो सर, बात यह है, दिस एक्ट कमेंस फ्रॉम 21/12/1956। 21 दिसंबर 1956 के डेट ऑफ कमेंसमेंट है। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप मुझ पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आप इतना मुझ पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि नो वी विल अप्लाई प्रोविजंस ऑफ हिंदू एडॉप्शन एक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। क्योंकि ये एक्ट लागू हो गया तो आप इसके प्रोविजंस उस पर अप्लाई कर रहे हैं कि यस करेक्ट, सही कह रहे हैं आप। इट मीन्स व्हाट कि इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन पास्ड, अगर ये एक्ट पास नहीं होता, इट मीन्स अगर हम चले जाएं 20 दिसंबर को पहुंच जाएं, 20/12/1956, यस 20/12 को पहुंच जाएं, कि यानी कि जिस दिन से अभी लागू नहीं हुआ था, क्या तब भी मुझ पर एक्ट अप्लाई होता? तो आई एम सेइंग नो, तब नहीं होता। तो अगर अंजू मैडम ये प्रूव कर दें कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ दिस एक्ट, इन द एब्सेंस ऑफ दिस एक्ट शी वुड हैव बीन गवर्न्ड बाय सम अदर कस्टम, सम अदर लॉ, देन दिस एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, विल नॉट बी एप्लीकेबल अपॉन हिम। तो अगर ये साबित कर दें कि मैं मुस्लिम नहीं हूं, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू नहीं हूं, लेकिन मेरा स्पेशल केस है, ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट का क्वेश्चन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि आपने ये एक्ट पास कर दिया। इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन पास्ड, यदि ये अधिनियम पास नहीं हुआ होता, यदि ये कानून पास नहीं हुआ होता, तब मुझ पर एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के प्रोविजंस लागू नहीं हुए होते, मुझ पर लॉ अप्लाई ही नहीं होता। I would have been governed by some other local law or other custom or uses. So if it is so, then this person who does not belong to the Hindu, Sikh, Jain or Sikh, and he also doesn't belong to these four religions, then he will not be governed by the Hindu Adoption Act. आप समझ रहे हैं आप? तो वो हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी से कैसे बच सकता है कि उसको ये प्रूव करना पड़ेगा जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। ये रही आपके सामने स्क्रीन। अनलेस इट इज प्रूव्ड, इफ इट इज प्रूव्ड, अगर वो ये साबित कर दे, क्या? इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन पास्ड, अगर ये कानून पास नहीं हुआ होता, सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ और हिंदू कस्टम्स और यूजेस। ठीक है, फिर वो व्यक्ति हिंदू लॉ से गवर्न नहीं हुआ होता। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल प्रोविजन वी आर ट्राइंग टू अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अपॉन हिम और हर। तो प्लीज लेट मी नो, आपको बात समझ में आई नहीं आई? हाँ या ना बताइए। अंजू मैडम की क्वेरी थी, अगर कोई भी रिलीजन से बिलोंग नहीं होगा तो भी क्या ये एक्ट एप्लीकेबल होगा? वो वही कह रहा हूं मैं, हो सकता है कोई नास्तिक हो, उसका किसी रिलीजन में कोई विश्वास ही ना हो, तो तब हम ऐसे व्यक्ति पर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति इसकी एप्लीकेबिलिटी से बचना चाहता है, in that case he will have to prove that कि my case is some different and you cannot apply this act because just because of this act you are applying these provisions, otherwise my case would have been governed by some other law or other local law or whatever it may be। ठीक है, तो आई बिलीव अब आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। तो जिन लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट की क्लासेस को मिस किया होगा, सेम इंटरप्रिटेशन वहां पर भी है और सेम इंटरप्रिटेशन यहां पर भी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
एक्सप्लेनेशन पर आ जाइए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फॉलोइंग पर्संस आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। अब क्या क्वेश्चन आ गया, अब ये आ गए समस्या आपके सामने। ये एक महाशय हैं, ये आए आपके सामने, शशांक शेखर के पास आए। शशांक शेखर इज ए लीगल एडवाइजर, एंड क्वेश्चन, ये बैठे हैं रिश्तेदारों में और अपने में डींगे हाँक रहे हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, है ना। तो इनके फूफा जी ने एक व्यक्ति को सामने खड़ा कर दिया आगे कि बेटा ये बताओ, इन पर हिंदू एडॉप्शन एक्ट अप्लाई होगा नहीं होगा। करें ठीक है, मैं बताया तुम अभी कौन सा धर्म है बताओ आपको, कह यही तो पता करना है, इसका धर्म ही नहीं पता अभी। तो इस शशांक शंकर सर बोलेंगे कि इट अप्लाइज, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कैन बी अप्लाइड अपॉन, अगर ये पता चल जाए कि वेदर ही इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, इन सब पर अप्लाई होता है। नाउ द क्वेश्चन इज ओनली दिस कि यू डोंट नो कि वो व्यक्ति हिंदू कहलाएगा, बुद्धिस्ट कहलाएगा, जैन कहलाएगा, सिख कहलाएगा, समझे। अब इसी का टेस्ट है और यहीं से क्वेश्चन आएगा, हु आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, किनको हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख माना जाए। तो यहां पर वो नहीं कि पूजा पत्ती से आप डिराइव करेंगे, यहां का टेस्ट एज पर एक्सप्लेनेशन होगा, और वो क्या होगा वो समझिए। यहां पर ट्रिकी बात क्या है कि यहां पर कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। तो पहला टेस्ट होगा, शशांक पूछेंगे अच्छा ये बताओ, अच्छा बताओ तुम्हारी मम्मी क्या है, कह रहे मेरी मम्मी हिंदू है। तुम्हारे पापा क्या हैं, वो भी हिंदू हैं, कह रहे क्वेश्चन सॉल्व्ड, ही इज हिंदू, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अप्लाई होगा इस पर। कह रहे से एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है कि जी बात यह है कि इनके जो मम्मी डैडी है ना, उन्होंने अब तक शादी नहीं की है, मीन्स ही इज इलेजिटिमेट चाइल्ड, ही और शी इज इलेजिटिमेट चाइल्ड। तो क्या अब भी उनको हिंदू, सिख धर्म इनमें से माना जा सकता है? कह रहे यस, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर वेदर द चाइल्ड इज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। legitimacy of the child is not the cause of concern here. The only thing is this, पेरेंट्स किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, समझे। तो यहां पढ़ लीजिए, यहां पर केस कौन सा है, जहां पर बोथ ऑफ हु चिल्ड्रंस, देखिए क्या, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, बोथ ऑफ व्हिच पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन। तो अगर दोनों ही पेरेंट्स इन धर्मों से होंगे तो उस व्यक्ति को उसी धर्म का व्यक्ति मान लिया जाएगा, इसमें कोई अलग से उसको पूछा नहीं जाएगा कि भाई तुम ये बाय डिफॉल्ट ही विल बी हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख एज द केस में भी। ठीक है, हाँ है ना, बताइए समझ में आया, बोथ पेरेंट्स सेम धर्म के हो गए। अब बताइए, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज ए हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनाज और सिख बाय रिलीजन। यहां पर टेक्निकलिटी है, शशांक के फूफा जी ने कहा कि बेटा उसको छोड़ दो तुम, अब इतना सिंपल नहीं है। होता है ना कई बार, अगर मेहमान आ जाते हैं और अपनी पर आ जाएं तो उतार के ही जाएंगे, आज बड़ा बनता है ये, तो कुछ ना कुछ पूछेंगे, अच्छा ये बताओ, अच्छा वो बताओ, ये करो। तो यही आज शास्त्रार्थ चल रहा है शशांक का इसके फूफा जी के साथ। कह रहे बेटा बोथ पेरेंट का चक्कर नहीं, वो तो बहुत ईजी है, कोई बता देगा। हमें ये बताओ कि इसकी एक मम्मी या पापा हिंदू हैं और एक है मुस्लिम, अब बताओ क्या करेंगे। ऐसा मान लीजिए जैसे कि शाहरुख खान और गौरी और आर्यन, आर्यन के जो फादर हैं वो मुस्लिम हैं, जो उसकी मदर हैं वो हिंदू हैं। तो आर्यन को क्या माना जाएगा, आर्यन हिंदू माना जाएगा या मुस्लिम माना जाएगा। उसी तरीके से सैफ अली खान और करीना के बच्चे हो गए, उनको हिंदू माना जाए या मुस्लिम माना जाए। इनमें कॉमन क्या बात हुई कि इनमें एक जो पेरेंट है, वन ऑफ द हुज पेरेंट्स बिलोंग्स टू द हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट। इन दैट केस व्हाट विल बी द टेस्ट, कि कैसे पता चलेगा। तो ये है सेकंड स्टेज, क्या है वो ये रही, सेकंड टेस्ट है ये। वन ऑफ हुज पेरेंट्स belong to this and who is brought up, so you will have to focus over this,
who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belongs or belonged. ये देखा जाएगा कि उसका brought up कैसे हुआ है. Then his religion for the purpose of this act will be derived from the process of the brought up, कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, brought up कैसे हुआ है. तो जिस धर्म के अनुसार, मान लीजिए आर्यन खान को हिंदू पत्ती के साथ बड़ा किया गया उसको, तो देन ही शैल बी ट्रीटेड एज द हिंदू एंड द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट शैल बी एप्लीकेबल अपॉन हिम. तो हु इज ब्रॉट अप एज ए मेंबर ऑफ दिस. तो ये ध्यान रखना, ये रूल कब है, जब एक मेंबर, एक पेरेंट हिंदू धर्म का है या सिख का है या बुद्धिस्ट है या जैन है, और दूसरा जो पेरेंट है वो किसी अन्य धर्म का है. कर लेंगे आप लोग, हाँ है ना, बताइए कितना मुश्किल है. अब ये आ जाइए, देखिए ये है डबल बी. एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, डोंट गेट कंफ्यूज, ये बात हर जगह आती है. हु हैज बीन अबेंडन्ड, प्लीज ये आपको हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं मिलती है ये क्लॉज. हु हैज बीन अबेंडन्ड, किसके द्वारा, बोथ बाय हिज फादर एंड मदर, माता और पिता के द्वारा जिसको अबेंडन कर दिया गया है, जिसको त्याग दिया गया है. और हुज पेरेंटेज इज नॉट नोन, जिसकी पेरेंटेज का नहीं पता. समझे. अब ये हुआ जैसे इफ यू गो टू दी महाभारत काल, महाभारत में चले जाइए आप, तो जब कर्ण उनको मिला, राधे को मिला, है ना, तो उनको नहीं पता था कि इसकी पेरेंटेज क्या है. हुज पेरेंटेज इज नॉट नोन. ठीक, एक ऐसा बच्चा है जिसको माता पिता ने गरीबी में या किसी भी हालत में, या कई बार क्या होता है कि कुछ दुष्ट लोग होते हैं जो लड़कियों को छोड़ देंगे, उनको चाहना केवल लड़कों की होती है. तो द चाइल्ड इज अबेंडन्ड बाय द फादर एंड द मदर. तो किसी भी उसमें द सिचुएशन इज दैट यू डोंट नो द पेरेंटेज. अभी तक की जो क्लॉज ए थी, क्लॉज ए में हमने पढ़ा कि बोथ पेरेंट्स की पेरेंटेज का पता है हमें. बी वाली क्लॉज थी, उसमें हमें पेरेंटेज का पता था कि वन ऑफ द पेरेंट वो बिलोंग टू दी हिंदू, जैन, सिख और बोथ एटसेट्रा, है ना. लेकिन यहां पर क्या, हमें पता ही नहीं है, पेरेंटेज इज नॉट नोन. तो ये ध्यान रखना कि जब कभी पेरेंटेज का पता ही ना हो, अब बताओ शकर फूफा जी आ गए सामने की, अब बता बेटा क्या करना है तुझे, पेरेंटेज का क्वेश्चन ही खत्म कर दिया. तो फिर शशांक शेखर सामने आएंगे, कहेंगे ये लो जी, द ओनली पैरामीटर इज व्हाट, ब्रॉट अप. हु इज ब्रॉट अप, वो किस तरीके से ब्रॉट अप किया गया है. इफ ही इज ब्रॉट अप एज हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, देन ही शैल बी ट्रीटेड एज व्हाट, हिंदू. उसको हिंदू ही माना जाएगा. बोलिए. तो अगेन यू सी बी में और डबल बी क्लॉज में इट इज व्हाट, दैट द आंसर डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ वॉज ही ब्रॉट अप, उसका ब्रॉट अप किस तरीके से हुआ था. और ये ब्रॉट अप अगर हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख के तरीके से हुआ है, देन इन दैट केस यू कैन से ही इज हिंदू फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट. कम ऑन, हरी अप. बात समझ में आई या नहीं आई, ये ध्यान रखना. ये सारी बातें कहाँ के लिए हैं, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट. बाहर जाकर के हिंदू मत चिल्लाने लगना, समझे. देखो पंजाब गए, है ना, पंजाब चले गए और किसी सिख से कहा, उसका तू तो हिंदू है, ऐसा कृपाण घुमाएगा पेट में. ये ध्यान रखना, रिलीजियस सेंटिमेंट्स टेक्निकली मत छेड़ देना किसी के. ये है केवल और केवल, या बुद्धिस्ट से कह दोगे तो ऐसे जूडो कराटे चलेंगे, समझे, पता नहीं चलेगा. तो दिस इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट. दो दे आर नॉट हिंदू, दो दे आर सिख, दो दे आर जैन, दो दे आर बुद्धिस्ट, but they are deemed to be Hindus for the purpose of this. Always be clear in this mind. Don't get confused कि वो सब सारे बुद्धिस्ट हिंदू ही हैं जी, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं, हो जाएंगे. कहीं ऐसा ना हो कि नया मुल्ला लल्ला गाए वाली बात कि आज मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, कि देखो सबूत भी है मेरे पास, तो पूरा ज्ञान लेके जाना. ठीक क्योंकि पंजाब में हिंदू और पंजाबी सिखों की काफी चलता है आपस में. बढ़े आगे, चलिए साहब बढ़ते हैं आगे. सी पर आ जाइए आप. इट्स वेरी इजी. हु इज ए कन्वर्ट,
हु इज ए कन्वर्ट और रिकन्वर्ट, इसको समझाता हूं। कन्वर्ट और रिकन्वर्ट का मतलब क्या है? ए पर्सन वॉज मुस्लिम बट ही कन्वर्टेड टू हिंदू, तो ही विल बी कॉल्ड कन्वर्ट हिंदू। नाउ ए पर्सन वॉज हिंदू, ही कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम and then again he reconverted to Hindu, तो it will be the case of reconvert। ठीक है, तो reconvert it may be Hindu, it may be Buddhist, Jain, Sikh religion, किसी में भी। तो convert and reconvert का कॉन्सेप्ट हुआ ये। तो अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट हुआ है या रिकन्वर्ट हुआ है तो वो भी व्यक्ति उसको भी हिंदू माना जाएगा, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख को माना जाएगा। वो बोलो हाँ ना, कर लेंगे नहीं कर लेंगे आप लोग? वीडियो आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर एक टिप देता हूं आपको। देखिए, तो टिप ये है कि आपने अगर एक सब्जेक्ट कवर कर लिया है तो उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं, और जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं फिर एनालिसिस कीजिए क्यों नहीं हुए। आपको डाउट था, आपको याद नहीं था, तो फोकस केवल उन्हीं पर करना है जो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हुए। जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं उनको आप केवल रिवीजन में ले जाइए, एंड नाउ स्टार्ट फोकसिंग ओनली ऑन द क्वेश्चंस व्हिच यू कुड नॉट सॉल्व। और फिर देखना धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, और आपका जो मकसद होना चाहिए वो 100% परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, और आप कर सकते हैं ऐसा, ये हमेशा विश्वास रखना है आपने। ठीक, और अब क्या करेंगे आप लोग, आपको पता है, गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।